Hello everyone, this is Surendra Singh Chauhan and I teach Political Science in Department of Law. I welcome you all. I think you must have seen my first video there in which I was telling you about the importance of political science and why do we have this major in the BA LLB course there. आप लोग सब सोच रहे होंगे कि लॉ के अंदर पॉलिटिकल साइंस की क्यों ज़रूरत थी. इसकी हमने नेसेसिटी और इसकी जो ज़रूरत थी वो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखी आपने मेरे. थोड़ा बहुत कुछ इतना ही और कुछ आपको समझाने के लिए कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, BLLB में कैसे मदद करेगा या फिर हमारे को लॉ के अंदर आगे जाके इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है और क्यों हमारे करिकुलम ने पॉलिटिकल साइंस के जैसा एक बड़ा सब्जेक्ट रख रखा है इनके पीछे. वी हैव मेजर रीजंस फॉर दैट. आप ज़्यादातर सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जब टीवी देखते होंगे तो यू मस्ट हैव सीन दैट देयर इज ऑलवेज अ न्यूज़ ऑन अमेरिका, ऑन रशिया, ऑन पाकिस्तान, ऑन नेपाल, ऑन चाइना, and it's difficult for you to understand that why these people are doing all these things there. You must have seen abhi thode dinon pehle there was the news that we have got the Rafale deal with the France there, and in some English newspapers you have seen that there were big words like balance of power, nuclear doctrine and all these things. ये सब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है until and unless you are able to know the ABCD of the international relations there. Simple सी भाषा के अंदर international relations, if we talk about in simple terms there, एक देश जब दूसरे देश के साथ में interact करते हैं वो international relations है और उनकी जो पॉलिसी है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है. सिंपल सी बातों के अंदर वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मतलब ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसके अंदर ये लिख दिया गया है कि इंडिया क्या क्या करेगा और क्या क्या नहीं करेगा. कुछ ऐसे दो विद चेंजिंग वर्ल्ड, ये चेंज होती रहती है, बहुत छोटे मोटे एक्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, बट जो लार्जर इंटरेस्ट है दैट रिमेन्स द सेम देयर. लार्जर इंटरेस्ट क्या क्या है, जैसे इसको समझने के लिए कि पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है, वैक्सीन आएगी तो हमारे को मिलेगी या नहीं मिलेगी. यू नो व्हाई. हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे एनिमीज हैं, कोई हमारी ज़मीन को एक्वायर करना चाहता है, कोई हमारे से डरा हुआ है, POK हमारा हिस्सा है जो हम वापस लेंगे. यू मस्ट हैव सीन दैट देयर हैव बीन नेशनल इंटरेस्ट इन दैट. सिंपल सी बातों में मैं अगर आपको समझाऊं, हम जब किसी दूसरे देश के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं या हम एज इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनका हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हमारे फोर फादर से लेके एंशिएंट टाइम से हमारी इंडिया जो एक जो कंट्री बनी, इसकी जो सभ्यता है, इसके जो कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन में लिख दिया गया है. हमेशा आप देखना आज तक की रिटन हिस्ट्री है कि इंडिया ने 10,000 साल तक या फिर कह सकते हैं कि 10,000 साल पहले तक कभी किसी कंट्री के ऊपर आक्रमण नहीं करा, ना किसी की जमीन ली और ना किसी को स्लेव बनाया, हालांकि वो खुद रह गए 200 साल. There have been certain values attached to that. जब हम इंडिया का जब जन्म होता है, वैसे तो बहुत पहले इंडिया जन्म ले चुका, बट 1947 के अंदर जब एक इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया जैसे करके आता है तो हमारे कुछ हमने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हमारा जो देश का जो एक दस्तावेज था, उसमें ये लिख दिया गया कि इंडिया विल ऑलवेज बी अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म. हम कभी किसी कंट्री को, हम साम्राज्यवादी की जो नीति है उसके ऊपर हमेशा अगेंस्ट में रहेंगे. और आज भी अगर आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का अगर आपने भाषण सुना होगा लाल किले पे से, तो he was against that because all these things are mentioned in our foreign policy there, that we are against imperialism, against colonialism. हम किसी भी देश को गुलाम नहीं बनाएंगे, ये है. हमने बांग्लादेश को भी आज़ाद कराया, हम चाहते तो वहाँ पे रह सकते थे, बट नहीं. It was made an independent state there. These are the values. We are against the race of weapons of mass destructions. India favors disarmament, कि पूरी पृथ्वी पे से
ये जो वेपन्स की ये जो होड़ लगी हुई है ये खत्म होनी चाहिए। हम पहले होंगे जो ये सब चीज करने पे। आपको मालूम होना चाहिए कि दिस आइडिया ऑफ डिसआर्मामेंट वाज फर्स्ट पुट बाय इंडिया देयर। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है सब ने न्यूक्लियर वेपन्स को आगे बढ़ाया, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए हम लोग लेकर आए। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक डेटरेंस की थ्योरी है कि हम अपने आप को एक सोवरेन नेशन मानते हैं, और हमारे ऊपर कोई कल को हमने जो 200 साल जो चीज हमने सही वो और कोई नेशन ना सहे, और हम आगे भी जाके कभी किसी कंट्री के गुलाम ना बन सके। एंड दिस इज बिगेस्ट एग्जाम्पल, और ये टेस्टमनी है पूरे वर्ल्ड के सामने कि इंडिया आज भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का बेस्ट एंड पीसफुल यूज कर रहा है। हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी से कई एडवांस्ड मशीन्स बना रहे हैं जो कि मेडिकल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हैं। डेफिनेटली वी आर डूइंग वेरी गुड। इतने बड़े देश के अंदर हम न्यूक्लियर एनर्जी को जो है पीसफुल पर्पस के लिए, और इसी का एक एग्जांपल है कि वी वर बीन रिवॉर्डेड विद 2008 के अंदर जो इंडिया और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, इट पेव्ड द वे फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम्स देयर। ये है तभी तो हमारे को आज हम मर्कोसुर ग्रुप से लेके बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स के जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ में डील करते हैं, उनके मेंबर है, और वी आर बीइंग रेस्पेक्टेड। न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ें आए तीसरे दिन आती है कि इंडिया ये क्यों नहीं कर रहा, फॉर अ लेमैन कि इंडिया इसको क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ एक तरीके होते हैं काम करने के। उन सब तरीकों के साथ में एक देश आगे बढ़ता है, उसकी वैल्यूज को, उसके कस्टम्स को, उसके ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाता है। वो हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। हम आज़ाद भी नहीं हुए थे 1945 के अंदर, तब हमने यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप ली थी हम लोगों ने। हम फाउंडर मेंबर हैं उसके। और आज भी कई मुद्दों पे कई जगह ये सवाल उठाए जाते हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दी जाए। एवरीवन इज सपोर्टिंग एक्सेप्ट चाइना देयर, एंड यू नो व्हाई। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एक्सेप्ट चाइना, एवरीवन इज सपोर्टिंग इंडिया बिकॉज you know it very well, the next threat, they seem that India is a threat to that country. So बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हमारे को जो समझ में नहीं आती है। हमारे पंचशील के परिधान जो हमारे आज बेस बनाते हैं, जो पंचशील के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट एक साथ मिलकर बनाए थे। हमने कहा था कि हम किसी के भी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम मैटर्स को पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, हम फोर्स का यूज नहीं करेंगे, एक दूसरे की जमीन को एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं यूज होने देंगे। ये ऐसे हमारे बेडरॉक प्रिंसिपल्स है जिसने आज हमारे को एक अलग पहचान दी है, एक अलग, वी हैव गॉट अ डिफरेंट आइडेंटिटी इन दैट। और फॉरेन पॉलिसी जो है जहां तक हम बात करते हैं, वो हर प्राइम मिनिस्टर के टाइम में, हर जो जैसे करिश्मेटिक लीडर्स हमारे साथ में आए वैसे वैसे चेंज होती गई। हमारी फॉरेन पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम में जो थी, दो द बेसिक पिलर्स रिमेन्स द सेम, बट आपने देखा थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के टाइम में कुछ हो। हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो बेडरॉक, जो हमने जो नींव डाली, वो जवाहरलाल नेहरू ने डाली। तो इतने सालों से आप देख रहे हैं, और हर कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ में जब इंटरेक्ट करती है तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका नेशनल इंटरेस्ट, कि क्या उसका नेशनल इंटरेस्ट है। आज आपको मालूम है, आज पूरे विश्व के अंदर हमारे को जाना जाता है हमारी फॉरेन पॉलिसी को, और हमारे जो 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 वैल्यूज हैं। आज इतनी बड़ी कंट्री जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, कितनी भाषाएं बोलते हैं, आज एक डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे मिलिट्री रूल नहीं है, हमारा कोई राजा नहीं है, हम अथॉरिटेरियन स्टेट नहीं है, नाइदर वी आर अ टोटलिटेरियन रिजीम देयर। ये हमारी वैल्यू है जो कि ऑटोमेटिकली हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, हमारे दस्तावेजों में, हमारे सरकारी काम करने के तरीके के अंदर आती है, रिफ्लेक्ट होती है ये सब चीजें। फिर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इतने बड़े देश के अंदर सोचिए आप इलेक्शंस करवा के और हम एक प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, हमारे वैल्यूज हैं ये। अब इन सब चीजों के अंदर कुछ डिटर्मिनेंट्स भी हैं कि साहब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक दूसरे देश के साथ में अगर इंटरेक्ट कर रहा है
तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा उसके अंदर से। एक देश की पॉपुलेशन वो कितनी पढ़ी लिखी है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करती है, अपने एनवायरनमेंट का कैसे ध्यान रखती है, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज है उनका जुडिशियस यूज कैसे कर पाती है। जैसे मैंने बताऊं आपको, मैं आई कैन गिव यू दोस एग्जांपल्स। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास में नदियां नहीं है, वो खारे पानी को मीठा पानी करके पी रही है। वी हैव रिवर्स देयर, वी हैव रिवर्स। तो अब ये रिवर्स दो नेचुरल रिसोर्स है, बट उसको सबसे पहले यूज करने वाला कौन है? ह्यूमन, इंसान। तो द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिटरमाइंस, इट्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी कि हम कैसी फॉरेन पॉलिसी रखें। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। हमारे पास क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? आज भी हमारे को रफाल जो है फ्रांस से मंगवाना पड़ा हमें। वी आर नॉट हैविंग दैट टेक्नोलॉजी दैट वी कैन बिल्ड those jets. Technological advancements, PPE kits, ventilators, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है। बड़ी बड़ी मशीनें हैं कैटरेक्ट को, आंखों को ठीक करने की, ये आज भी हमारे को इंपोर्ट करती है। आपको रीजन तो मालूम है, ब्रेन ड्रेन है। बहुत अच्छे IITs और IIMs से पढ़े हुए लड़के या लड़कियां जो है वो बाहर जाके दूसरे कंट्रीज को सर्व करना चाहती है, और दूसरे कंट्रीज आगे हैं और आज हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉरेन पॉलिसी के अंदर आ जाता है। एक रॉबस्ट फॉरेन पॉलिसी तब तक नहीं बना सकते जब तक आप टेक्नोलॉजिकली आज के टाइम में एडवांस्ड नहीं हो। हाई यील्डिंग वैरायटीज से लेके ईच एंड एवरी सेक्टर, आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर आप कैसी मशीन्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी किस तरीके की यूज कर रहे हैं, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एनवायरनमेंट को तो बचा के रख रखा है ना। मिलिट्री स्ट्रेंथ, तीसरी चीज मिलिट्री है। मिलिट्री स्ट्रेंथ, आप सोच रहे होंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्या है, लोगों को भर लो इसमें तो क्या है, बहुत सारे। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक देश की कैपेसिटी होती है टू पे देम। फौज को, खड़ी फौज को खिलाना बहुत मुश्किल है। एंड इसके अंदर फिर वो चीज आ गई कि आपकी टेक्नोलॉजी कैसे, आपके वेपन्स कैसे हैं। आपकी आर्मी कहीं ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे तो काम नहीं कर रही, कोई पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम तो नहीं कर रही है। मिलिट्री स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें अगर आपको मैं कहूं तो कैन भूटान हैव अ रॉबस्ट फॉरेन पॉलिसी? नहीं, बेचारा लैंडलॉक्ड है। मिलिट्री स्ट्रेंथ के अंदर उसके जो वेपनरी है, उसके जो लोग हैं, वो किस टेक्नोलॉजी के साथ में, एंड डेफिनेटली द मोरल इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। सो कंट्रीज लाइक भूटान, कंट्रीज लाइक नेपाल, ये वो यूज नहीं कर पाते हैं। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। आपने देखा आज के टाइम में आजकल एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात होती है हर जगह, कि वो कौन सी कंट्री किस जगह सिचुएटेड है, उसका वो किस जगह है। क्या वो लैंडलॉक्ड है? लैंडलॉक्ड मतलब कि क्या उसका कोई भी पार्ट समुद्र की तरफ खुला है ताकि वो पूरे देशों के साथ में ट्रेड कर सके? जैसे इंडिया, हमारा पेनिनसुला, चाहे जहां पे भी आर्टिक से लेके अंटार्कटिक तक हम कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो प्रोबेबली हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्ग नेवी, छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया। ज्योग्राफिकल लोकेशंस, लोग, रॉ मटेरियल्स, हमारी कंट्री के अंदर जो नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज हैं ये कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से इंपोर्ट करते हैं। सोचिए आप कोल नहीं मिले तो हाउ वी आर गोइंग टू रन द थर्मल पावर प्लांट्स देयर। ये सारी चीजें। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड बता दिया सब चीजें। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं हमारे हर कोर्स के लिए, BA, BBA, LLB, जिसके अंदर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस एक पार्ट है उसका। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ग्रास्पिंग द ओवरऑल नॉलेज। आपको बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस भी देखने हैं, हमारे CRPC कैसे काम करती है। तो प्रोबेबली व्हेन यू चूज फॉर अदर वोकेशंस, आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, डेफिनेटली दिस सब्जेक्ट्स हेल्प यू इन दैट। तो इट गिव्स अ वास्ट नॉलेज ऑफ दैट कि व्हाई इज इंडिया डूइंग दिस, व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर द सी लॉज, व्हाट आर द लॉज व्हेन वी ट्रेड विद द अदर कंट्रीज। WTO में क्या हो रहा है आज, इंडिया के अंदर सार्क के अंदर जो मीटिंग हुई, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। अब फ्री ट्रेड होगी तो लॉयर्स का क्या काम है, वो ट्रेड के जो
जो दो कंट्रीज के साथ में अभी आपने देखा कि हमने कुलभूषण जाधव वाला मैटर जो आईसीजे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेकर गए, तो until and unless you are able to know the international scenario of the world there, it will be difficult for you to grasp those jargons of those international law. So it becomes very easy for you to understand that. So this is something very important there, and I think this subject will definitely help you in grasping this knowledge there. It's very difficult until and unless you have that whole picture of the world, that what are these states up to and what are these states doing. States क्या कर रहे हैं, कितनी countries किसके साथ में, आप आगे lawyers बनते हैं, आप multinational companies में काम करते हैं, you are able to know the political scenario which अब आज के टाइम के अंदर हमारे चाइना के साथ में संबंध अगर वैसे नहीं है तो बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल चाइनीज कंपनी जो कि काम कर रही होंगी उनके लिए डिफिकल्ट होगा. तो वी आर एबल टू so we are able to know that thing very we are able to know all these things very in a very I can say in a simple way there. तो ये सब चीजें समझ में आने लगती हैं सब चीजों को. अभी जैसे आप लोग मुझसे क्लास में कई बार बच्चे पूछते हैं सर अब चाइना के साथ में क्या होगा, पाकिस्तान के साथ में हम पीओके क्यों नहीं ले लेते हैं, आर्टिकल 370 के अंदर अगर हमने हटाया तो सर पाकिस्तान क्यों बोल रहा है, चाइना को इससे क्या लेना देना है. ठीक है, सो देखिए नेशनल इंटरेस्ट, दोज इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इनको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दोज कंट्रीज ऑल्सो. अब कई लोगों को ये नहीं पता है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे करे ही नहीं है, कभी भी नहीं करे. वहां पे ISI, वहां पे मिलिट्री, दे हैव गॉट देयर ओन से. चाइना इज ए कम्युनिस्ट रिजीम. तो कम्युनिज्म ये कौन पढ़ाएगा आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि कम्युनिज्म में क्या, कभी आपने सुना कि वहां पे किसी ऑपोजिशन, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ऑपोजिशन की किसी पार्टी ने शी जिनपिंग के सामने ये कहा हो कि साहब आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं या ये सब कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिकॉज देयर इज नो ऑपोजिशन, देयर इज अ सिंगल पार्टी रूल देयर, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है वहां पे. तो दिस बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दोज इंटरनेशनल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस विच आर बीइंग एम्प्लॉयड ऑन ट्रेड. जब आप उनके साथ में इंटरैक्ट करते हो, दोज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, those people who have been coming from those scholars, those teachers, and the ideas there, which are the basic things which are exchanged. So until and unless you don't know about all these things, it becomes difficult. And when you know about all these things, it's very easy for you to understand the overall picture, the overall scenario which is being going on there. There have been many students of mine who have been going to other countries and practicing law there. So definitely it going to help you out in that. अब जैसे कई लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं, कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि सर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसमें क्या होता है, कम्युनिज्म क्या है, व्हाई देयर इज नो अपोजिशन इन चाइना. कई लोगों को हो सकता है सर मैं यूरोप जाना चाहता हूँ उस कंट्री के अंदर. अब उनको ये नहीं पता कि कई जगह आप जाओगे तो आपको इंग्लिश एज अ लैंग्वेज क्लियर करनी पड़ेगी. यू शुड नो द पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियंस के लिए क्या है, रूल्स, रेगुलेशंस, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर अटैच्ड टू दैट. व्हेन यू गो टू अदर कंट्रीज, हाउ डू यू हैव टू बिहेव, व्हाट इज द पॉलिटिकल सिनेरियो देयर. हमारे रिलेशंस क्या हैं, वो कंट्री एनिमी कंट्री है या फ्रेंड, हमारे साथ में फ्रेंडली रिलेशंस है. वो कंट्री क्या कॉमनवेल्थ का कोई पार्ट है? कॉमनवेल्थ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ, कि ब्रिटिशर्स ने जिन जिन कंट्रीज के ऊपर रूल करा जाते हुए तो उन्होंने लास्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है. तो ऑटोमेटिकली एडवांटेज मिलता है इन स्टूडेंट्स को बाहर जाके पढ़ने के अंदर. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के स्टूडेंट्स आते हैं. हम लोग जैसे सार्क के अंदर अगर नेपाल से, पाकिस्तान से, जो सार्क कंट्रीज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जब वो यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, प्रोबेबली उनकी फीस या उनके रहने के अंदर इंडिया बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको कंसेशंस मिलते हैं. So it becomes very easy for you to understand all these things. And how could you know all these things? You can know it by studying the international relations there. It becomes easy. And you know what are the things there in the syllabus there?
We'll be dealing with China, Afghanistan, Pakistan, the countries in South Asia. We'll be dealing with America. We'll be dealing with Russia, the P5 countries, the permanent 5 countries there. We'll be discussing the United Nations. We'll be discussing the regional organizations like the SAARC, the BRICS, the NATO, SATO, SINTO, all these things. This gives an overall and a wide picture to you. And probably your horizon grows in that, and you have a wide horizon to understand all these things there. So these are the things there. So definitely this subject helps you out in not only I'll say broadening your personality and able to understanding all those international laws, rules and regulations, but probably it's going to make you a complete man, I'll say. So we'll meet in the next class there. So I thank you, and thank you so much. Thank you.